नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ट्रंप ने ऐसी तबाही कल शाम से मचाई कि आज सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, जैसे ही शेयर मार्केट 10 मिनट, मात्र 10 मिनट के भीतर भारत के 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और बड़ी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इन दोनों में भयंकर गिरावट हुई। मतलब जो पैसा डूबा है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप। अब मिड कैप स्मॉल कैप इसका क्या असर होता है, ये सब कुछ भाव से हम समझेंगे। इसलिए नहीं कि बस भाव से हम समझना चाहते हैं, ये मामला थोड़ा जुदा है बाकी मामलों से। ये जो मार्केट, शेयर मार्केट है, इकोनॉमी है, ये भाव के पत्रकारिता का शुरुआती क्षेत्र रहा है, जिसको स्पेशली कवर किया, इसी आर्थिक मोर्चे को, शेयर मार्केट को, इसको कवर किया है उन्होंने। तो ये मिड कैप, स्मॉल कैप, इससे किस पर असर होगा, क्या भारत की इकोनॉमी पर असर होगा, ये सब समझेंगे। ले आइए स्क्रीन पर फटाफट भाव को जोड़िए। स्वागत है भाव आपका। खबरें मैं दिखा दूं पहले। लाइए खबर लाइए। ट्रंप के 25% टैरिफ की वजह से बाजार में भूचाल। 10 मिनट में निवेशकों के डूबे 3 लाख करोड़। ये जब निवेशक आप लोग पढ़ते हैं तो ये मत मानिएगा कि अंबानी, अडानी अंबानी को ये डूबने से, मैं फिर कहूं, मैं बहुत तकनीकी नहीं फिनांस को जानता, लेकिन वो नहीं डूबते हैं। डूबता है जो हम आप जैसे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का आदमी जो होता है, जो पैसे लगाता है उसमें कि अच्छे दिन आएंगे। 25% टैरिफ से शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स, निफ्टी क्रैश, आरआईएल और एलएनटी समेत बिखर गए ये स्टॉक्स। अब मैं स्टॉक्स जो दिखा देता हूं, आज की मार्केट आप देखिए। मार्केट थोड़ा हो जाएगा टेक्निकल, लेकिन फिर भी देखिए, ये 30 जो है मार्केट के 30 स्टॉक्स हैं। 30 स्टॉक में जो ऊपर 4 हैं ग्रीन में, आज सिर्फ यही 4 स्टॉक जो ग्रीन नजर आ रहे हैं, यही मुनाफे में है, या ये कह सकते हैं कि करीब करीब कमोबेश स्थिर है। बाकी जितने आपको रेड में दिख रहे हैं, ये सब जिनका भी यहां पर पैसा था, सब डूब रहे हैं और भयंकर आज नुकसान हुआ है। मैं ये बता भी दूं कौन कौन से ग्रीन में है, रेड में है। इटर्नल ये ग्रीन में है, प्लस 1.94% है। पावर ग्रिड प्लस 1.02% प्लस में है। उसके बाद हिंदू NILVR ये प्लस 0.12% ऊपर है। और ITC जो टाटा का ब्रांड है, ये प्लस 0.05, मतलब स्थिर है। ये दो जो आखिर वाले हैं, प्लस 0.12 प्लस 0.05, करीब करीब स्थिर है, बहुत ऊपर नीचे नहीं। अब जो डूबे हैं, टाटा स्टील, हम शेयर मार्केट में जो लोग लगाते हैं पैसे रुपए, उनसे सुनते रहते हैं कि इसमें बड़ा सेफ है, तो जिनका जिनका सेफ वाला है करीब करीब वही नीचे मिलेंगे। टाटा स्टील, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स, HDFC बैंक, बजाज फिन एसवी, अल्ट्रा सेमको, NTPC, BEL, टेक LT, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, कोटक बैंक, मारुति, ट्रेंट, TCS, SBIN, टाइटन, ICICI बैंक, M&M, रिलायंस, भारती एयरटेल, INFI, HCL टेक, बजाज फिनांस। जितने बड़े प्लेयर थे, जितने बड़े, सब के सब धराशायी, सब जमीन पर। करीब करीब 400%, 400 पॉइंट, 600 पॉइंट, पूरा डिटेल समझते हैं भाव से। भाव ये मार्केट में कोहराम, तमाम में मिड कैप और लोअर कैप में जो खबर मैंने देखी उसमें तो सर्किट लग गई, रेड सर्किट। 61 शेयर्स में लोअर सर्किट लगी है कि इसका मतलब इसके बाद ट्रेडिंग बंद हो गई है, वो जरूरत से ज्यादा लोअर हो गया है। ये जनरली जो कॉमन इन्वेस्टर होते हैं, जो सामान्य इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर नहीं है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, आम जनता, उसको उसका सुरक्षा देने के लिए लोअर सर्किट लगता है। कई बार हायर सर्किट भी लगता है, जरूरत से ज्यादा कीमतें बढ़ती है, BSE को लगता है कि अनरियलिस्टिक मार्केट जा रहा है या सटोरिया के हाथ में मार्केट खेल रहे हैं,
तो वो उसको सर्किट लगाते हैं कि उसके बजाय ट्रेड बंद कर देते हैं। लोअर सर्किट लगा मतलब ये बिल्कुल मंदी का दौर है। मंदड़िया जो बियर जिसको बोलते हैं, बुल और बियर 2 सेक्टर होते हैं। ये सोच है आदमी का, एक तेजी का सोचता है, एक मंदी का सोचता है कि कल शेयर और गिरेगा इसलिए इंतजार करो, कल खरीदेगा। और एक तेजड़िया होता है, बोलता है कि नहीं नहीं अभी शेयर और चढ़ेगा, अभी बेचो मत, और चढ़ेगा। ये 2 तेज और मंदी खेलने वाले लोग होते हैं, बुल एंड बियर कहते हैं उसको। तो ये अभी मुझे लगता है कि आशीष ये 1 सप्ताह आपको याद होगा, 1 सप्ताह पहले आपने एक कार्यक्रम किया था। पिछले थर्सडे से इस थर्सडे तक लगातार मार्केट कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और उसके बाद मंडे तीसरा दिन लगातार मार्केट क्रैश हुआ, और मंडे को आपने रिपोर्ट किया था। वो 3 दिन, उसके बाद मंगलवार को मार्केट क्रैश हुआ, बुधवार को मार्केट ने नहीं संभाला जो करेक्शन करने का रहता है। और मैंने कहा था जनरली वीकेंड पे यदि मार्केट क्रैश होता है तो ओपनिंग डे पे करेक्शन होता है, मतलब वो अपने आप को सुधार लेता है, थोड़ा सा ऊपर खुलता है। लेकिन बहुत कम समय ऐसा होता है कि लगातार क्रैश। और ये तो मैं थर्सडे फ्राइडे गुरुवार शुक्रवार, उसके बाद शनिवार रविवार छुट्टी, उसके बाद फिर सोमवार को क्रैश होता हुआ दिखा, मंगलवार को नीचे आया, और बुधवार को फिर धाराशायी 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन गया। अब आपने पूछा कि मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी आज मेरे शेयर की कीमत कितनी है तो मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो मेरे जो शेयर मार्केट में घूम रहे हैं और उसकी वैल्यू जोड़ के मेरे कंपनी की वर्थ क्या है। तो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का जिस कंपनी का वैल्यू माना जाती है, या जिस कंपनी का कीमत मानी जाती है कि शेयर मार्केट के अनुसार इसकी जो कीमत है वो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में बढ़ती है, वो मिड कैप है। 5,000 करोड़ से नीचे का जो जिसकी वर्थ है वो स्मॉल कैप माना जाता है, और 20,000 करोड़ के ऊपर का फिर ये बड़े बड़े कूपन है, बड़े टिकट्स है, बड़ी कंपनीज है। लेकिन जनरली होता क्या है, ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, ये ज्यादातर स्मॉल स्केल एमएसएमई भी आते हैं ये लोग। ये एक बड़ा वर्कफोर्स है, और जल्दी ही लोग, जो बड़ी कंपनियां होती है उसमें एक सस्टेनिंग पावर होता है। लोगों का विश्वास होता है कि चलो एल&टी है, बड़ी कंपनी है, या रिलायंस है, बड़ी कंपनी है। तो ये जो है ये रिलायंस पावर है, या रिलायंस पेट्रोकेमिकल है, ये बड़ी कंपनियां हैं। इसमें लगता है लोगों को कि थोड़ा बहुत झटका ये कंपनी सहन कर सकती है। छोटी कंपनियां होती है, उनको लगता है कि ये झटका वो नहीं सहन कर पाएगी तो डूब जाएगी, इसके पहले अपन यहाँ से बेच के निकल जाओ। और फिर जब बेचवाली का प्रेशर बढ़ता है, जब मार्केट में बेचना शुरू हो जाते हैं, तो फिर एकदम मंदी का दौर आ जाता है। वो कहते हैं ना, बाढ़ और मंदी ये रोकी नहीं जाती। एक बार मंदी का सर्किट लग गया, उसके बाद लोगों में घबराहट होती है, और निवेशक सोचता है कि मैं जितना कम मेरा नुकसान हो उतना अच्छा, और वो बेचने में उतारू होता है। जब मार्केट में माल ज्यादा आता है बेचने के लिए, जब तो खरीदार कम और लेने वाले ज्यादा, बेचने वाले ज्यादा, तो फिर कीमत और गिर जाती है, और एक सेंटीमेंट हो जाता है कि बस अब कंपनी डूबी गई है। ये चीजें हमने देखा कि बीच में क्या हुआ कि जो फर्स्ट क्वार्टर का हमारा, सॉरी सेकंड क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आया दूसरे तिमाही के, वो रिजल्ट कोई खास इंकरेजिंग नहीं थे। खासकर आपने देखा होगा माइनिंग और पावर में भी, प्रोडक्शन में भी नीचे आ गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी जो नीचे आ गया। इन सारे नतीजों के और कुछ नतीजे मार्केट में आए, उनके जो बैलेंस शीट्स मार्केट में आई कि सेकंड तिमाही में कितना प्रॉफिट, तो वो जो जितना चाहिए था उतना नहीं। तो एक मार्केट में थोड़ा सा एक ढीला सेंटीमेंट, मतलब निरुत्साही टोन तो था, लेकिन सारा डर जो था वो था ट्रम्प का। तो जैसे जैसे 31 अगस्त नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे लोगों का धीर छूट रहा था कि अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं हो रहा है। भारत सरकार की तरफ से सिर्फ ये बताया जा रहा है कि दोनों के लिए अच्छा अच्छा होगा, दोनों के लिए अच्छा अच्छा होगा। क्या होगा ये नहीं बता पा रहा था, और ट्रम्प लगातार आक्रामक हो रहा था। इससे लोगों को डर था, और वही डर जब 31, जब आखिरी वीक जब था 31 का, पिछले थर्सडे से आप देखिए, पिछले गुरुवार से इस गुरुवार तक, आज तो 31 है, इस गुरुवार तक जब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कल तो ट्रम्प को खुद ही लगा कि अब 31 के भी मायने कुछ नहीं रहे, तो उसने 1 अगस्त से टेरिफ ही लगा दिया। ट्रम्प ने टेरिफ इसलिए लगा दिया कि उसको पता था कि ये डील नहीं हो रही है। साथ में उसने पेनाल्टी का क्लॉज लगाया। पेनाल्टी का क्लॉज ये ग्रे एरिया में है, मतलब मैं लगाऊंगा पेनाल्टी जरूर, कितनी लगाऊंगा ये पता नहीं, कितनी लगाऊंगा ये पता नहीं, इसलिए आपके सारे व्यापार के जितने भी डील्स है वो होल्ड ऑन पे है। अब इसका इंपैक्ट डॉलर पे भी पड़ेगा, रुपया और नीचे गिरेगा, तो हमारा इंपोर्ट महंगा होगा, बाकी चीजों पे इंपैक्ट होता है।
तो ओवरऑल इकोनॉमी, कुछ मार्केट ऐसे, कुछ शेयर मार्केट ऐसे है जिनको अमेरिका के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कंपनियां डाउन हो गई है। वो कंपनियां इसलिए डाउन हो गई है कि मार्केट अब डर रहा है कि ट्रंप अब क्या करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को कितना नेस्तनाबूद करेगा। तो बैंकिंग सेक्टर भी डाउन है, एनटीपीसी डाउन हो गया, क्योंकि एक बार लोगों का विश्वास कम होना शुरू हो जाता है, उस विश्वास को अर्जित करने के लिए बहुत टाइम लगता है। और यही कारण है कि भारत की, फिर मैं कहता हूं, भारत की डिरेल्ड विदेश नीति, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अंडुलेटिंग है। चंद उद्योगपतियों के लिए कब कौन सा चीज में क्या डिसीजन होगा बता नहीं सकते। मतलब सबको अडानी की तरफ देखना पड़ता है, गौतम अडानी क्या सोचता है, उस हिसाब से कानून बनेंगे क्या, उस हिसाब से पॉलिसीज बनेगी क्या। तो एक जनरली मार्केट में डिमांड और सप्लाई, ये जो दो ट्रेंड होते हैं, ये दोनों पे, इन दोनों पिलर्स पे सारा मार्केट खड़ा होता है। डिमांड क्या है, कितनी मांग है और कितनी पूर्ति है। मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है तो महंगाई बढ़ती है, पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है तो महंगी कम आती है, कीमतें कम हो जाती है। इसका संतुलन बनाने के लिए जो इकोनॉमी चाहिए, क्या वो भारत देश दे पा रहा है? हमारे यहाँ क्या हम ऑयल कंपनियों का प्रॉफिट ऐसे ही बना रहेगा, जो रशिया से तेल ले रहे थे और अमेरिका से तेल लेंगे तो हमारा करीब करीब 14 से 15% लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ेगा। 16% का आंकड़ा था मेरे पास। तो आप देखिए आपका प्रॉफिट कितना डाउन हो जाएगा। ये कंपनी अपना प्रॉफिट डाउन नहीं करेगी तो फिर क्या तेल की कीमतें बढ़ेगी? तेल की कीमतें बढ़ेगी तो फिर क्या हमारी इकोनॉमी पे कैसा फर्क पड़ेगा? ये कई दूरगामी परिणाम इसके होते हैं। तेल की कीमत इसीलिए बढ़ने पर मार्केट, तो सब कुछ महंगा हो जाएगा देश में, सब कुछ। मैंने, अरे डॉलर देखिए ना, डॉलर बढ़ता है तो आपका इंपोर्ट बढ़ता है। जो बेसिक ड्रग आप चाइना से ला रहे हो, यदि डॉलर बढ़ता है तो वो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, तो आपकी मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ती है। तो जो डील आपने किए हैं, एडवांस के जो सौदे किए हैं, उसमें क्या करोगे आप? आपके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम करोगे। आप प्रॉफिट ऑफ मार्जिन एट पार भी कर दो तो कम से कम जान छूट जाएगी, लेकिन बिलो यदि चला गया तो फिर ये लॉस कहां से बुक करेंगे? अच्छा, ये जो गिरावट, इसमें गौर करने वाली बात है बाबू, ऑयल और गैस सेक्टर 1.5% गिरा। 1.5% बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इसलिए इसलिए गिरा कि मैंने कहा ना आपको, यदि अमेरिका से ऑयल आना है तो 16% का लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ेगा, तो प्रॉफिट्स कम होंगे। 6 कंपनियों शेयर पर मार्केट बैन में लगा, इस सबका भी असर होगा। ये सबका असर है, 6 कंपनियों को बैन लग रहा है, सबका असर है। यानी अब मार्केट इसका कंफ्यूज है, इम्पैक्ट, जब कंफ्यूज होता है तो गिर जाता है। नहीं कंफ्यूज नहीं, मार्केट रिस्क नहीं उठाता। एक कैलकुलेटिव रिस्क होती है। दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं आशीष जी। एक होता है शेयर लेके बैठ जाता है कि 5 साल तक मुझे इस कंपनी पे विश्वास है, 5 साल बाद देखूंगा क्या होता है, चढ़ाव उतार आ जाता है। और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो खरीदते हैं, अगले महीने बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, अगले महीने बेचते हैं। डीमैट अकाउंट वाले बहुत लोग हैं, वो ज्यादा रिस्क नहीं उठाते। यदि मंदी का दौर चला तो जिस कंपनी में मंदी नहीं, उसको भी लगता है कि कल इसमें मंदी आ जाएगी, आज इस एट पार में मिलता है, चलो उसी में बेच दो, तो बिकावली का प्रेशर बढ़ता है। तो बिकावली का प्रेशर बढ़ता है तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक उस कंपनी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका शेयर नीचे गिर रहा है क्योंकि बेचने वाले बढ़ रहे हैं। भाई दिल्ली में कई बार धूप है, भयानक गर्मी है, और एकाएक यमुना में बाढ़ आ जाती है। लोग देखते हैं यमुना में बाढ़ कहां से आई, धूप से बाढ़ कब से आने लगी, पता पड़ता हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। तो दिल्ली का क्या गलती, दिल्ली में तो बरसात भी नहीं हुई, लेकिन हरियाणा ने पानी छोड़ दिया तो इधर बाढ़ आ गई। वैसे ही शेयर मार्केट का है, वो कंपनी का कोई लेना देना नहीं, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे है, लेकिन जब मंदी का दौर चलता है और एकदम बिकावली, एकदम सेंसेक्स टूटने लगता है,
तो जो चुपचाप बैठे रहते वो नहीं देखता कि मेरा 200 रुपए का शेयर आज 200 रुपए पे है, मैं काय को चिंता करूं। उसको लगता है इस मंदी के दौर में मेरा 200 का 150 का हो गया तो मैं 200 का 200 में बेच के कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहूं। मैं मंदी में काय को अपना हाथ जलाऊं। जब वो 200 का 200 में बेचने के लिए आता है तो बेचने वाले 100 हो जाते हैं, लेने वाले 2 है। फिर वो बोलता है मैं अभी 180 में लूंगा, तो ऑटोमेटिक 200 का 180 में आ गया। तो जो 200 पे रुके हुए थे कि यार अपनी कंपनी अच्छी है, वो देखता है हमारा 180 पे आ गया, वो भी लगते हैं बेचने में, वो 120 पे आ जाता है। अच्छी खासी कंपनी जिसका कोई लेना देना नहीं इन सब तमाम चीजों से, एक सेंटीमेंट एक लहर चलती है। तो जो होल्डिंग ये कैपेसिटी वाले होते हैं कि एक बार इन्वेस्ट करके भूल जाओ, वो जिसका होल्डिंग कैपेसिटी वाले लोग हैं उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ट्रेडिंग करने वाले कम्युनिटी, उनको बहुत फर्क पड़ता है। और जो तेजी मंदी खेलने वाले होते हैं उसको लगता है कि 200 का 180 पे बिना वजह से आया, इस पे और प्रेशर कर 180 120 पे ले आओ, खरीद लो सारे, फिर परसों 200 में बेचेंगे, मार्केट करेक्शन होगा। तो ये मंदी कोई नहीं रोक सकता। बड़ा लेकिन अजीब कुल सेक्टर है मिलाकर ये। मोटा मोटा समझ तो लो अपने को 5% इसमें होता क्या है, सरकार को अपनी पोजीशन लेके लोगों में विश्वास जगाना चाहिए। हाँ यदि सरकार की तरफ स्टेटमेंट आता था कि हमने अल्टरनेटिव मार्केट्स देख लिए हैं, यदि अमेरिका हमको 25% का टैरिफ लगाएगा, भारत सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इससे इन्वेस्टर को लगता है कि मेरी सरकार ने कोई जुगाड़ किया है, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन सब कहते कि अमेरिका ने बॉम्ब डाल दिया दन्न करके, टैरिफ बॉम्ब, इंडिया रूइंड, और इंडिया की तरफ से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। तो फिर पानीपत हो जाता है। पानीपत में क्या हुआ, मराठों का जीता हुआ युद्ध हार गए। सदाशिव भाऊ हाथी से नीचे नहीं उतरते, सबको लगा हमारा सेनापति गिर गया। सदाशिव भाऊ को गोली लग गई, सदाशिव भाऊ को गोली लग गई, सदाशिव भाऊ को गोली लग गई। जो आवाज निकली, जिसने जो हाथ में आया वो पकड़ के भागने लगा, और हारा हुआ अब्दाली जीत गया युद्ध, और भागते हुए लोगों को काट के नेस्तनाबूद कर दिया। तो सेनापति को अपने जगह पे बने रहना चाहिए, क्योंकि अब्दाली काला आम के नीचे खड़ा होके युद्ध संचालित कर रहा था, युद्ध के बीच में नहीं था वो। तो हमारे सेनापति को बोल देना चाहिए कोई 25% के टैरिफ, वी लीस्ट बॉदर अबाउट टैरिफ, वी हैव अल्टरनेट मार्केट्स, अमेरिका इज नॉट द ओनली मार्केट। लोगों को धीर आता है, लोगों को दम लगता है। मरीज को नहीं, डॉक्टर बोलता है अरे चिंता मत करो ठीक हो जाएगा, आधा मरीज तो उसी से ठीक हो जाता है। और यदि डॉक्टर ने बोला कि भाई अब तुम तो भगवान की प्रार्थना ही करो, अब मेरे भी हाथ में कुछ नहीं, वो पहले मरी जाता है। वो 2 महीना जिंदा रहना होता तो हर सप्ताह भर में निकल लेता है फिर। निकल लेता है। तो ये हमारे राजकीय नेतृत्व की जिम्मेदारी थी कि 25% टैरिफ के बॉम्ब को यूं उड़ा देते, कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर उतनी नैतिक बल चाहिए। आप उतना क्यों नैतिक ब्लैकमेल हो बल रहे होता, अमेरिका से? उतना नैतिक बल होता तो ट्रम्प ये 25% लगाने के पहले 25 बार सोचता। सोचता। नाम ही जुबान से नहीं निकलती। खैर ये चर्चा सिर्फ इंफॉर्मेटिव थी कि आपको इंफॉर्मेशन देना पहुंचाना। और ये पैसा मैं फिर बता दूं मोटा मोटी, मैंने इसीलिए समझा भाव से, ये पैसा अंबानी अडानी टाटा बिरला किसी जेब से नहीं जा रहा है जो डूब रहा है पैसा। ये पैसा आम आदमी जेब का पैसा है। आम आदमी, सामान्य इन्वेस्टर, हर आदमी, जो भी आप घर में बैठे हैं, तमाम प्लान आजकल आते हैं ना, हर घर में छोटा से छोटा मैं कह रहा हूँ मिडिल लोअर मिडिल डीमैट अकाउंट खोल के बैठते हैं जो लोग, डीमैट नहीं हो, यूलिप और क्या क्या होता है ना, वो जो स्कीम्स सब आते हैं, वो भी तो बेसिकली पार्ट पार्ट में जाकर के अलग अलग शेयरों में ही पैसा भाई लगता है। म्यूचुअल फंड्स भी तो शेयर पे ही खेलते हैं ना।
एग्जैक्टली जब म्यूचुअल मार्केट टूटेगा तो म्यूचुअल फंड का भी कैपिटलाइजेशन कैपिटल मार्केट मतलब म्यूचुअल फंड का कैप भी नीचे आ जाता है ना। हाँ, तो ये है जब हम 750 कहते हैं, देखिए सिंपल भाषा में, जब हम कहते हैं कि अडानी ने आज 3 लाख करोड़ खो दिए या अडानी 20,000 करोड़ से डाउन हो गया, उसके बैंक से बैलेंस नहीं जाता है हाँ ना, अडानी के घर से कोई ज्वेलरी उठा के ले जाता है। अडानी की जो मार्केट वैल्यू थी, सपोज 10 शेयर है अडानी के, एक शेयर की कीमत 1,000 है, तो 10 शेयर के कितने हो गए, 10,000 हो गए। तो वो शेयर यदि 100 रुपए पे आ गया तो 10 शेयर की कीमत कितनी हो गई, 1,000 हो गई, 1,000 रुपए हो गए। तो हम बोलते कि अडानी जी ने 9,000 खोए, ये ऐसा खोना होता है। फिर वो बढ़ती है, 11,000 हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अडानी जी के घर पे नोटों के बंडल लगते और वो गिन रहे मशीनों से ना, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसीलिए मिड कैप, जो मैंने मिड कैप समझाया, 5,000 से 20,000 तक का मिड कैप है, 5,000 से नीचे का स्मॉल कैप है, 20,000 के ऊपर का बिग टिकट्स है, बड़ी कंपनी। तो आज शुरुआत ही हुआ है, 10 मिनट में 750 अंक सेंसेक्स डाउन हुआ है और निफ्टी 200 अंक डाउन हुआ है। इससे पूरा इस बात का लगता है कि एक सप्ताह से मार्केट डाउन हो रहा था। हाँ, भारत सरकार की तरफ से कोई इन्वेस्टर को कोई बचाने के लिए कोई कोई ये नहीं हुई। सरकार बिहार में बिजी है, सरकार कोर्ट में बिजी है, सरकार लफबाजी में बिजी है, सरकार नेहरू और इंदिरा गांधी की गलतियां गिनवाने में बिजी है। सरकार के और पास वो समय नहीं। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट शाह, जो आपको याद है चुनाव परिणाम जब आने वाले थे उस समय बिल्कुल बिल्कुल। किसी का पता नहीं है। इस देश में वित्त मंत्री कोई है, आभासी नहीं हो रहा है कि कोई वित्त मंत्री भी इस देश में है। नहीं, आभास कैसा होगा, आभासी वित्त मंत्री है, आभासी आभासी वित्त मंत्री है, आभासी डिफेंस मिनिस्टर है, सब आभासी है हमारे यहाँ। आभासी है। लेकिन आप लोग रियलिटी, हकीकत के धरातल पर उतर करके देखिए क्या हो रहा है। हमें इजाजत दीजिए, फिर आएंगे हम। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।